नमस्कार। पार्लियामेंट का जो सेशन है वो अभी तो चल ही रहा है, 21 अगस्त तक चलना है। लेकिन इसमें अभी पहले 2 सप्ताह के अंतर्गत जो मुख्य गतिविधियां हुई हैं, उनमें अगर सबसे बड़ी 2 गतिविधियों की मैं बात करूं तो एक तो था पहले सप्ताह में ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, और दूसरे सप्ताह में ऑपरेशन सिंदूर पर 4 दिन तक जो चर्चा चली दोनों सदनों में। इस पर विशेष रूप से सभी का ध्यान फोकस रहा। बहुत सारे लोगों के भाषण हमने आपको सीधा दिखाए, कुछ के हमने वीडियो भी अपने इस चैनल पर भी डाले और जो दूसरा चैनल है हर्ष कुमार उस पर भी हमने डाले। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका विश्लेषण करना आवश्यक है और जिनका संज्ञान लेना भी बहुत आवश्यक है। बड़े बड़े नेताओं की बातें तो सभी हाईलाइट हो जाती हैं, लेकिन कुछ छुटपुट बातें ऐसी होती हैं जो हाईलाइट नहीं हो पाती, मीडिया की नज़रों से बच कर के चली जाती हैं। कुछ ऐसे चुटीले संस्मरण भी सुनने के लिए मिले जो अब तक किसी ने नहीं सुनाए थे। कुछ ऐसी किताबों के अंश हमें सुनने के लिए मिले जो कभी पार्लियामेंट में उद्धृत नहीं किए गए थे। तो इस बार कुछ ऐसे ही प्रकरणों के लेकर एक वीडियो मैंने ये बनाने का फैसला किया है। ज़्यादा लंबा नहीं होगा वीडियो, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच में जो भी वार्तालाप हुआ, जो भी बहसबाजी हुई, उसका एक संक्षेप विवरण आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। आप सब जानते ही हैं कि चर्चा की शुरुआत राजनाथ सिंह ने की थी। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। ऑपरेशन सिंदूर उन्हीं की निगरानी में हुआ था, उन्हीं की देखरेख में हुआ था, और उसी दिन उन्होंने अपनी स्पीच दी। तो वो दोनों जगह बोले। पहले उन्होंने अपना वक्तव्य लोकसभा में दिया, उसके बाद राज्यसभा में दिया। आपने सुना भी होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना हो उनको मैं बताऊं कि राजनाथ सिंह ने एक बड़ा दिलचस्प प्रसंग सुनाया, और यह प्रसंग ये 26/11 का जो मुंबई आतंकी हमला था उससे जुड़ा हुआ था। और उस समय देश के जो सबसे बड़े नेताओं में से एक थे, खासतौर से प्रणब मुखर्जी जो उस समय रक्षा मंत्री थे, विदेश मंत्री थे, उन सब लोगों की चर्चा इसमें उन्होंने की है। तो इन्होंने जो प्रकरण सुनाया, उन्होंने ये सुनाया कि भारत के पास 2008 में जो आतंकी हमला हुआ था 26/11 वाला, उसमें ये तमाम प्रमाण थे कि सीमा के पार से आतंकवादी आए, पाकिस्तान का उसमें हाथ था, कसाब को पकड़ा गया था, और उस समय पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के, सैन्य कार्रवाई करने के तमाम रीजन भारत के पास उपलब्ध थे, लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने हमला नहीं किया। उन्होंने विदेश मंत्री उस समय के और बाद में जो राष्ट्रपति भी बने, प्रणब मुखर्जी की किताब है द कोलिशन ईयर्स, यानी कि कोलिशन से मतलब जो गठबंधन की सरकार के जो ईयर थे, आप जानते हैं कि यूपीए फर्स्ट और यूपीए 2, 2004 से 2014 तक 10 साल का जो कार्यकाल था ये कोलिशन सरकार का था। इसके बारे में उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें वो विदेश मंत्री रहे, बाद में राष्ट्रपति बन गए थे, और उसमें लिखा कि जब मुंबई हमले हुए तो भारत के पास इस बात के सबूत थे कि आतंकवादी कराची बंदरगाह से आए थे। दुनिया में किसी ने भी पाकिस्तान के गैर सरकारी तत्वों के बहाने पर यकीन नहीं किया। मतलब कि वो जो लोग आए थे उनका सरकार से पाकिस्तान की कोई लेना देना नहीं था, पाकिस्तान ये कहता रहा, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। इन्होंने लिखा है, राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं उद्धृत करता हूं जो उन्होंने लिखा, कोट अनकोट, प्रणब मुखर्जी ने जो किताब में लिखा है कि मंत्रिमंडल के भीतर गर्मा गर्म बहस के बीच सैन्य हस्तक्षेप की मांग उठी, जिसे मैंने अस्वीकार कर दिया। राजनाथ सिंह ने एक अनाम वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी, मुझे भी नहीं पता कौन है, कोई विदेश सेवा के अधिकारी हैं, उनकी किताब का हवाला दिया जिसमें हमलों के बाद हुई एक बैठक का जिक्र है। किताब में लिखा है कि विदेश सचिव, जो उस समय विदेश सचिव थे, शिवशंकर मेनन, उन्होंने सुझाव दिया था कि भारत मुरीद के स्थित लश्कर तैयबा के मुख्यालय पर क्रूज मिसाइल से हमला कर सकता है। आप सब जानते ही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का जो मुरीद के स्टेशन है, जहां पर आतंकी ठिकाने भी हैं, एयरफोर्स का बेस भी है, वहां पर हमला भारत ने किया और बहुत खतरनाक हमला किया, वहां पर बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए। तो शिवशंकर मेनन साहब ने सुझाव दिया कि भारत मुरीद के स्थित लश्कर तैयबा के मुख्यालय पर क्रूज मिसाइल से हमला कर सकता है
और जब विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने यह बात सुनी तो उन्होंने अपना चश्मा उतारा, साफ किया और कहा कि थैंक यू जेंटलमैन, यानी कि सभी अधिकारियों से यह कहा कि आप इस बैठक में से जा सकते हैं, यानी कि उनकी सलाह पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस बात का मुंबई आतंकी हमला जो हुआ था, जो कसाब और उसके साथियों ने किया था, इस बात का जिक्र नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में किया, अमित शाह ने भी किया और बीजेपी के तो तमाम नेताओं ने लगभग किया ही। और सबने ये कहा कि आप हमारे ऊपर, अमित शाह ने खासतौर से अभी कल राज्यसभा में कहा उन्होंने कि आप हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाते हो कि हमने कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि न्यू नॉर्मल जो हमने सेट किया है कि अब हमारे ऊपर कोई आतंकी हमला अगर होगा तो हम उस पर पाकिस्तान पर हमला बोलेंगे, ये तो तुम पहले कभी कर नहीं पाए। सैकड़ों लोग मर गए थे मुंबई आतंकी हमले में। इस देश पर क्या, दुनिया में शायद इससे बड़ा आतंकी हमला किसी देश पर नहीं हुआ था। तब उस समय मनमोहन सिंह की सरकार ने क्या किया था, राहुल गांधी को यह बताना चाहिए और अमित शाह ने यह बात कई बार दोहराई। हालांकि इस मामले को लेकर जो पी चिदंबरम है, उन्होंने पहले से ही कांग्रेस की हालत खराब कर दी थी। देखिए, अमित शाह तो जब पहले दिन बोले तो वो आपको जानते हैं कि ऑपरेशन महादेव, जिसमें पहलगाम के 3 आतंकी मारे गए हैं, उसकी डिटेल्स लेकर के आए थे अमित शाह तो। और अमित शाह ने तो यहां तक भी तैयारी कर रखी थी कि कहीं लोग इस पर सवाल ना उठाने लगे कि साहब ये जो आतंकी मारे गए हैं, इन आतंकियों को आप कैसे कह सकते हैं कि ये वही आतंकी थे जो पहलगाम में मारे गए। तो अमित शाह ने बताया कि जब श्रीनगर में इनके पास से जो कश्मीर में हथियार, बंदूक, गोलियां, जो भी चीजें मिली, उन सब की मैंने बैलिस्टिक जांच करवाई, जो कि एक विशेष लेबोरेटरी है वहां पर चंडीगढ़ में। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा उनसे, अधिकारियों से, कि रातों रात इनको लेकर के जाओ और वहां जांच करा के लाओ। एक विशेष विमान भेजा गया श्रीनगर से चंडीगढ़ के लिए और वहां पर लैब में उन्हें ले जाया गया। वहां के साइंटिस्टों ने उसकी जांच की और उस जांच रिपोर्ट को अमित शाह ने पढ़ करके भी सुनाया कि ये हथियार मिले हैं और इनकी जो गोलियां इनसे फायर की गई थी वो वही गोलियां थी जो वहां पर पहलगाम में 26 लोगों को मारी गई थी। तो इतनी तैयारी के साथ अमित शाह आए थे और विपक्ष को लग रहा था कि हम इस मामले पर घेर लेंगे कि साहब आपने उन आतंकियों का क्या किया, उन्हें क्यों नहीं अब तक पकड़ पाए। लेकिन अमित शाह की तो प्लानिंग बड़ी थी, उन्होंने पहले ही ऑपरेशन महादेव में सब कुछ करा दिया था और विपक्ष के इस अरमान को कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, हंगामा कर सकते हैं या सरकार को बैकफुट पर ला सकते हैं, उसको धराशायी कर दिया था। यानी कि विपक्ष का एजेंडा ही फेल हो गया था। आपको याद होगा कि प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में यह कहा कि, प्रियंका गांधी ने बाद में दिया भाषण, तो प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में यह कहा कि आपने ये नहीं बताया कि जो बैसरन घाटी जहां पर पहलगाम की घटना हुई थी वहां पर सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं थे। ये तो सभी जानते हैं। इसके लिए तो वहां के एलजी ने भी और सरकार ने भी गलतियां मान ली हैं कि भाई ठीक है, वहां सिक्योरिटी लैप्स था, वहां पर सुरक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ है उसे आप कैसे नकार सकते हैं। तो प्रियंका गांधी के पास कुछ बचा ही नहीं था। पहलगाम के सारे आरोपी मारे गए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया अपने भाषण में। उन्होंने कहा कि पहले आप कह रहे थे कि क्या हुआ, इतने महीने हो गए हैं, पहलगाम के आरोपियों का क्या हुआ, उन्हें आप पकड़ नहीं रहे, ना उन्हें मारा गया है, क्या हुआ है, और आज जब मार दिया है हमने तो आप हंस करके हमारे से ये पूछ रहे हैं कि उसको अभी क्यों मारा गया। आपको याद होगा कि जब अमित शाह इस बारे में लोकसभा में बोल रहे थे और ऑपरेशन महादेव के बारे में विस्तार से बता रहे थे, तो अखिलेश यादव बीच में खड़े हुए थे और उन्होंने कहा था कि साहब इसकी टाइमिंग बताइए कि अभी कैसे मारे गए, कि चर्चा शुरू होनी है और उससे एक दिन पहले मारे गए। तो अमित शाह ने उन्हें बैठाया। अमित शाह अखिलेश यादव को बड़े अच्छे तरीके से सिखाते हैं। उन्हें कहा कि आप बैठ जाओ नीचे, आपको परेशानी सिर्फ इस बात की है कि जो मारे गए हैं उनका मजहब क्या है, आपको सिर्फ वोट बैंक की चिंता है, आप इसलिए सवाल उठा रहे हो। आपको याद होगा कि इससे पहले पिछले पार्लियामेंट सेशन में भी अखिलेश यादव बड़े उछले थे और ये कह रहे थे कि देखिए ये पार्टी इतनी बड़ी है, ये क्या कर पाएगी, ये पार्टी तो अब तक अपना अध्यक्ष ही नहीं चुन पाई है। तब भी अमित शाह ने इनको बड़ी क्लास ली थी और अमित शाह ने कहा था कि आप नीचे बैठ जाओ, मैं जानता हूं कि आप अपनी पार्टी के आजीवन अध्यक्ष रहने वाले हो, आपकी पार्टी में किसी और की गुंजाइश ही नहीं है। हमारी पार्टी जो है 12-13 करोड़ लोगों की पार्टी है। इस पार्टी में सब संवैधानिक तरीके से होता है, कानून है, यहां पर किसी को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है, आपकी तरह नहीं कि आप ही अध्यक्ष बने रहोगे सारे जीवन। और अखिलेश यादव का मुंह इतना सा हो गया था।
तो अमित शाह जब बोलते हैं उनके सामने सबकी बोलती बंद हो जाती है। ये मैंने पार्लियामेंट में नोटिस किया। अभी देखिए, जब वो राज्यसभा में बोलने वाले थे तो विपक्ष ने सोचा कि यार अमित शाह को तो झेलना पड़ेगा, ये तो बहुत तीर मारते हैं जहरीले। तो खड़गे जी कहने लगे खड़े होकर के कि हम राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री मोदी से रिप्लाई चाहते हैं, जैसे कि उन्होंने लोकसभा में किया। तो हरिवंश जी ने कहा कि नहीं भाई, जो चेयर पर थे हरिवंश जी, उपसभापति, उन्होंने ये कहा कि भाई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक होती है दोनों सदनों की, उसमें पहले ही ये स्पष्ट हो गया था कि अमित शाह जी रिप्लाई करेंगे और आपको ये बात पहले से ही पता थी, अब आप यहां क्यों इश्यू बना रहे हो। और उन्होंने ये भी कहा कि कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा इसका फैसला सरकार करेगी, ना कि आप करेंगे। सरकार जिसे चाहे भेज सकती है। अमित शाह ने तो कहा भी कि ये मुझे बुलवाना चाहते, मोदी जी को बुलवाना चाहते हैं, मोदी जी यहीं कक्ष में बैठे हुए हैं अपने पार्लियामेंट परिसर में ही, अगर वो यहां आ गए तो आपको झेलना भारी पड़ जाएगा। इसलिए मैं जो कह रहा हूं मेरी बात सुन लो, सारी चीजें सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। अब खड़गे जी वगैरह क्या करते, सोनिया गांधी तो आई नहीं थी, उन्हें पता था कि आज जहरीले तीर सामने से चलने वाले हैं, वो तो गायब थी। तो खड़गे जी भी अपने साथ 15-20 सांसद जो विरोधी दलों के थे उन्हें लेकर के वहां से बायकाट करके चले गए। तो विपक्ष जो है पूरे तरीके से इस सदन में इस चर्चा पे रणछोड़ की स्थिति में ही रहा। राहुल गांधी के बोलने को लेकर बिल्कुल भी स्पष्टता नहीं थी कि वो कब बोलेंगे। राहुल गांधी ने जब बोलने का फैसला किया मोदी जी से कुछ देर पहले, जब एक दिन पूरा सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला कि जो सबसे ज्यादा हल्ला मचा रहा था आदमी वो कहां है, वो क्यों नहीं बोल रहा है, तब राहुल गांधी ने बोलने का फैसला किया। और चिदंबरम वाला तो किस्सा मैंने आपको बताया ही कि जो पी चिदंबरम हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में जो कह दिया इस सेशन से पहले ही कि साहब जो पहलगाम के आतंकी थे, आप कैसे कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान से आए थे या पाकिस्तान के थे, आपके क्या पर प्रमाण है। इस बात को लेकर उनकी ज़बरदस्त घेराबंदी हुई और उन्हें बड़ी अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा। हालांकि चिदंबरम ने अपनी जो स्पीच दी राज्यसभा में, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो घटनाक्रम हुआ है पहलगाम वाला, या उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने रिएक्ट किया है पाकिस्तान की कार्रवाई पर, ये कितना डिसाइसिव है, ये कितना निर्णायक है, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो इस तरीके से ये सब लोग आरोप लगाते रहे और बातचीत चलती रही। राहुल गांधी ने एक बहुत ही घटिया किस्म का कमेंट किया। उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री ने हमारी इस देश की जो सेना है उसका इस्तेमाल अपनी छवि बचाने के लिए किया है। ये थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि बिलो द बेल्ट और थोड़ा सा ओछी हरकत वाला रहा। राहुल गांधी को तो कायदे से अपनी तरफ से बहुत अच्छे वक्ता उनके पास थे, उन्हें बोलने देना चाहिए था अगर खुद नहीं बोलना आता। मनीष तिवारी का नाम नहीं दिया गया, शशि थरूर का नाम नहीं दिया गया बोलने वालों में। मनीष तिवारी तो मैंने देखा एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वो प्रियंका वाड्रा के साथ बातचीत करते हुए हंसते हुए अंदर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गांधी परिवार ने मनीष तिवारी को नहीं बोलने दिया। क्यों? क्योंकि ये उस डेलीगेशन का हिस्सा थे जो विदेश गया था। इसके अलावा ये ग्रुप 23 का भी हिस्सा रहे हैं और उन्होंने लिखा भी, मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया पर कि मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, वो वाला गाना भी उन्होंने इस पर शेयर किया। और उन्होंने एक बात और भी लिखी कि जो लोग मेरी खामोशी नहीं समझ पाए वो मेरे शब्द क्या समझ पाएंगे। ये बात उन्होंने लिखी और बड़ी गहरी बात है। अब इसका क्या मतलब है आप समझ सकते हैं, लेकिन एक दो उल्लेख मैं और निश्चित रूप से करना चाहूंगा। निशिकांत दुबे जब भी बोलते हैं, आप सब जानते ही हैं कि गांधी परिवार के छक्के छोड़ जाते हैं। निशिकांत दुबे ने एक बात महत्वपूर्ण कही और बातों ही बातों में उन्होंने कुछ चीजें को खुलासे भी कर दिए। उन्होंने ये कहा, वैसे निशिकांत दुबे का एक विस्तृत वीडियो हमने इसी चैनल पर अपने डाला है, उसे आप देखिए, उसे 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देख लिया है 24 घंटे में, आप भी जरूर देखिए, बहुत अच्छी वीडियो है। निशिकांत दुबे ने कहा कि आप पूछते हैं कि हमारे कितने विमान गिराए गए ऑपरेशन सिंदूर में, तो निशिकांत दुबे ने यह कहा कि हमने तो कभी नहीं पूछा कि 1965 में हमारे 45 विमान एयरक्राफ्ट क्यों गिरे, या 71 की लड़ाई में 71 एयरक्राफ्ट हमारे क्यों गिरे थे। हमने तो कभी आपसे नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि हम देशभक्त लोग हैं, हम देश की सेना का अपमान नहीं करना चाहते। अगर हमारा कोई नुकसान हुआ है, हम मानते हैं कि नुकसान हुआ है, लेकिन हम उसकी गिनती करके या उसे सवाल या मुद्दा बनाकर हम देश का अपमान नहीं करना चाहते। और ये निशिकांत दुबे की बात मुझे पसंद आई। देखिए, प्रियंका गांधी बड़ी विचलित रही इस दौरान। वैसे तो उन्होंने प्रश्न भी एक उठाया था बाद में अपनी स्पीच के बाद, क्योंकि उनके यहाँ वायनाड में जो बाढ़ आई थी जिसमें मिट्टी बह गई थी बहुत सारी,
उसके मुआवजे की मांग उठाई और एक धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आई, हाथ में पोस्टर लिए हुए। अभी छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले में 2 नन गिरफ्तार की गई हैं ईसाई, उनको छुड़ाने की मांग कर रही हैं। अब जानती हैं कि केरल में अगर ईसाइयों के वोट लेने हैं तो ये मुद्दा उठाना पड़ेगा। हालांकि इस पर बीजेपी के लिए असहज स्थिति होगी क्योंकि बीजेपी केरल में ईसाइयों को और हिंदुओं को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर भी प्रियंका गांधी ने यह मामला उठाया। और आपको मैं बताऊं कि एक किस्से का जिक्र बार बार हुआ, उसे संभवतः अमित शाह ने भी दोनों जगह रिपीट किया। सलमान खुर्शीद वाला मामला, जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था और उसमें एक शर्मा जी इंस्पेक्टर मारे गए थे, शहीद हो गए थे हमारे, और कुछ आतंकवादियों को ढेर किया गया था, तो सलमान खुर्शीद जो उस समय के मंत्री थे केंद्र में, वो सोनिया जी से मिलने के लिए गए थे और बाद में मीडिया से बाहर आकर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं अंदर मिला हूं और जो बाटला एनकाउंटर में लोग मारे गए हैं, यानी कि जो आतंकवादी मारे गए हैं, उनके लिए सोनिया जी बड़ी दुखी हैं और उनके आंसू नहीं रुक रहे, वो बड़ी रो रही थी। तो अमित शाह ने कहा कि मेरे पास वो वीडियो है मेरे मोबाइल में, अगर किसी को इस बात का यकीन ना हो तो मैं यही स्क्रीन पर चलवा सकता हूं। कांग्रेस वालों को सांप सूंघ गया। यह प्रकरण लगातार गूंजता रहा और अमित शाह ने यह बात दोनों सदनों में कही। तो इस पर मीडिया वालों ने प्रियंका गांधी की रिएक्शन ली। तो प्रियंका गांधी क्या कहती है, जरा सुनिए, इनका मानसिक स्तर सुनिए। प्रियंका गांधी ये कहती हैं कि साहब अमित शाह जी को इस बात का भी जिक्र करना चाहिए था कि जब मेरे पिता मारे गए थे तब मेरी माता ने कितने आंसू बहाए थे। अरे भाई, उस पर कोई क्यों सवाल करेगा? किसी भी महिला का पति अगर मारा जाएगा, उसकी हत्या होगी, उसका निधन होगा, शहीद होगा, कुछ भी होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो आंसू बहाएगी। लेकिन आतंकवादियों के मरने पर क्यों आंसू बहाए जा रहे हैं, सवाल ये था। तो आप किसी भी सवाल का जो जवाब है वो किसी भी चीज से नहीं दे सकते हैं। और मुंबई का आतंकी हमला बड़ा चर्चाओं में रहा, जो 26/11 वाला था, और बीजेपी ने एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई। उन्होंने राज्यसभा में 2 लोग जो अभी हाल ही में मनोनीत किए हैं, पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला और दूसरे जो वकील हैं मुंबई के जाने माने, जिन्होंने कसाब वाला केस लड़ा था, उज्जवल निकम, इन दोनों को ही राज्यसभा में बुलवाया। और उज्जवल निकम ने तो यूपीए सरकार की धज्जियां उड़ा दी कि कसाब के मामले में किस तरीके से उनसे उल्टे सीधे काम करने के लिए कहा गया था कि कसाब के खिलाफ ये केस डलवा दो, ये डलवा दो। तो उज्जवल निकम ने तो एक जगह कहा भी है कि ये मैंने बात झूठ-मूठ में ही चलाई थी कि कसाब को वहां बिरयानी खिलवाई जा रही है, जिससे कि कसाब के प्रति किसी के मन में कोई सिंपैथी ना आए। ये बात वो कह चुके हैं, सोशल मीडिया पर काफी चली है। तो उज्जवल निकम की ये स्पीच मेरे दूसरे चैनल हर्ष कुमार, जो हमारा दूसरा चैनल है, उस पर पड़ी हुई है, उसका लिंक हम आपको डाल देंगे, उसे भी आप जरूर देखिए। ये अच्छी स्ट्रेटेजी थी कि उनसे बुलवाया गया। और दूसरे पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला जो बोले, उनके वीडियो के बारे में शायद आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा। उन्होंने ये कहा कि साहब, हमने जो हमला किया ऑपरेशन सिंदूर में वो प्रिसाइज था, बिल्कुल जहां हमें लक्ष्य पर हमला करना था, जहां हमें लग रहा था कि यहां आतंकी हैं, हमने वहां ठिकाना किया। और यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है, उसका आर्टिकल 51 हमें इस तरह का हमला करने की पूरी छूट देता है कि जहां हमें लगे कि हमारी सुरक्षा को खतरा है या हमारे ऊपर कोई हमला कर रहा है, वहां पर कोई हमलावर छुपा हुआ है, तो हम वहां पर हमला कर सकते हैं। किसी नागरिक को हमने हताहत नहीं किया, किसी पब्लिक पर हमने बम नहीं बरसाए। और उन्होंने हर्ष श्रृंगला ने उदाहरण भी दिया कि इस तरह के हमले अमेरिका ने तालिबान पर किए हैं पहले, और ISIS के आतंकियों पर सीरिया में इसी तरह के हमले अमेरिका करता रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों बड़ा हैपनिंग सा ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा रही। विपक्ष क्लूलेस रहा, किसी कोई रणनीति नजर नहीं आई कि साहब सरकार को घेरा जाए। कायदे से देखिए, अभी पार्लियामेंट चल रही है, सरकार को घेरा जा सकता है जगदीप धनखड़ के मुद्दे पर कि जगदीप धनखड़ बीच सेशन में इस्तीफा क्यों दे गए। विपक्ष के पास कोई रणनीति नहीं है। SIR बिहार को लेकर चिल्लाए चले जा रहे हैं। तो विपक्ष क्लूलेस रहा। और ऑपरेशन महादेव के कारण जो बीजेपी ने, या सरकार कह सकता हूं, उसने पहले दिन बढ़त बना ली थी, वो बढ़त इस पूरी चर्चा के दौरान नजर आई। अमित शाह, राजनाथ सिंह, S जयशंकर के दोनों सदनों में भाषण बड़े शानदार रहे, और नरेंद्र मोदी तो हमेशा शानदार बोलते ही हैं। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।